जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो, आखिरी चैप्टर शुरू होने लगा आपके कोर्स का, वेक्टर्स। और मज़े का चैप्टर है। और मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये उन चैप्टरों में से है जो कि मैं ज़रूर पेपर में अटेम्प्ट करूँ। पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस, मैं कौन कौन से चैप्टर ज़रूर करूँ। फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ, और ये मेरी पहली प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी होगी सेकंड एंड फिफ्थ, और मेरी लास्ट प्रायोरिटी होगी थर्ड एंड सिक्स्थ। जबकि अगर मेरा फेवरेट पूछें तो ये और ये मेरा फेवरेट है, फिर उसके बाद ये फोर्थ फेवरेट है, फिफ्थ फेवरेट है, फिर जाके ये मतलब ये फेवरेट है, ये फेवरेट है, और फिर ये फेवरेट है, इस तरह करके। यानी कि बताने का मकसद है आपको कि फेवरेट होना एक अलहदा बात है, किसी चीज़ पसंद नापसंद अलहदा बात है, लेकिन पेपर में मार्क्स लेने की स्ट्रेटजी वो एक अलहदा चीज़ होती है। उसके ऊपर आपके दिल के ऊपर दिमाग का गलबा होना चाहिए। मेन पर्पस आपका मार्क्स लेना है, ताकि आप अपनी मर्ज़ी का एडमिशन आगे चल के ले सकें, अगर आप इस नीयत से कर रहे हैं। अगर सिर्फ वैसे ही एफए करना है के बाद में बीए करना है और एमएससी करनी, बीएससी करनी है, एमएससी करनी है, और मैथ मेजर नहीं होगा, या किसी ऐसी फील्ड में जाना है जहाँ मैथ काम नहीं आएगा, तो बस ठीक है, इस कोर्स को करें। जितने नंबर आपको चाहिए नहीं चाहिए, सिर्फ पास करना है, पास करें, आगे बढ़ें। ये मैथ कहीं भी नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ज़्यादातर प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और परसेंटेज वगैरह इस्तेमाल होती है, जो कि तकरीबन फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट को भी, अनपढ़ को भी किसी ना किसी हद तक आती हैं लाजमी वो। तो और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। मैं कभी वीडियो रिकॉर्ड करवा दूंगा टैक्स के बारे में, ज़कात के बारे में इंफॉर्मेशन। वो एक जनरल मैथ का कोर्स होना चाहिए जिसमें ये चीज़ें पढ़ा दी जाएं। और ये इंजीनियरिंग मैथ हर किसी के गले में ना डाला जाए। जिसने भी मैथ पढ़ना है वो ये नहीं कि इंजीनियरिंग मैथ पढ़े, एक जनरल मैथ होना चाहिए और वो सबको पढ़ना चाहिए। इवन के बायोलॉजिस्ट जिसने बायो पढ़नी है वो भी ये जनरल मैथ पढ़े। उसने टैक्स नहीं देना, उसने ज़कात नहीं देनी, उसने बाकी मैथ आम जिंदगी में नहीं यूज़ करना, तो वो भी ये चीज़ें पढ़ेंगे, हर कोई पढ़े। इंजीनियरिंग मैथ सिर्फ इंजीनियर्स या जिनका इस फील्ड से शगफ है वो पढ़ेंगे, हर किसी के गले में ना डाला जाए। चलें खैर, वो ये बातें बाद की। अभी इधर आते हैं और ये देखते हैं स्केल वेक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, आप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने ना वेक्टर्स पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, हमने तो पढ़े थे। तो जिन्होंने फर्स्ट ईयर फिजिक्स पढ़ी है, ज़्यादातर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वो पढ़ते ही हैं। तो इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपको कंसेप्ट पता है, तो मैं थोड़ा तेज़ी से ही आपको पढ़ाऊँ, इन डेप्थ फिर इसके बारे में ना बहस की जाए। तो इन केस अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ, वेक्टर्स का फिजिक्स नहीं रखी, स्टैट वगैरह रख लिया है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली बता दूं तो वही काफ़ी होगा आपके लिए। इतना ज़्यादा उसको गहराई से इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसान कंसेप्ट है। अच्छा, वेक्टर्स ये होते हैं, देखें आपने क्वांटिटीज़ पढ़ी होंगी, ऐसे यूनिट्स पढ़े होंगे, उसमें 7 यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। मैस होता है, मैथ्स का केजी होता है, ठीक है। और इस तरह लेंथ होता है, लेंथ का मीटर होती है। अ, इस तरह 7 जो भी हैं, लेकिन इसमें देखें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी है, लेंथ है। सिर्फ मैं आपसे पूछूं कपड़े की लंबाई कितनी है, आप कहें जी 3 मीटर, बात खत्म, बात समझ आ गई। बात जो मैंने सवाल किया उसके मुझे आपने जवाब दे दिया, मेरी तसल्ली हो गई। मैं पूछूं ये जो आप ये चावल हैं, इनका कितना वजन है, आप कहें जी 5 kg। मैंने जो सवाल किया उसका पूरा पूरा जवाब मुझे मिल गया, बात खत्म। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई यहाँ ये जो पॉइंट है जहाँ पर हम खड़े हैं, वहां से हमने जाना है, फर्ज करें पत्तों की, ठीक है, या इस्लामाबाद जाना है या कहीं भी उस पॉइंट से जाना है, तो कितनी मुसाफत है, आप कहेंगे जी 10 किलोमीटर है। ठीक है, जवाब मिल गया, लेकिन पूरा जवाब ये नहीं है। 10 किलोमीटर डायरेक्शन क्या है भाई,
नॉर्थ को है, साउथ को है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, किस तरफ जाना है 10 किलोमीटर। तो फर्ज करें यहाँ हम खड़े हैं और ये इस्लामाबाद है, ये है हमारा लोकेशन पॉइंट है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर अगर हम चलें तो हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तो डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ, अगर हम एग्जैक्ट नॉर्थ, आप कहें जी नाक की सीध पे चले जाओ नॉर्थ की तरफ, तो आप पहुंच जाओगे। ठीक है भाई। तो इन इसमें और इन ये जो क्वेश्चन जो पीछे पूछे थे और ये जो अब पूछ रहा हूँ, उनमें फ़र्क क्या है? यहाँ आपको क्वांटिटी के साथ साथ 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, जबकि यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बतानी पड़ रही है। तो ऐसे क्वांटिटीज, ऐसे मेजरमेंट्स जिनके साथ हमें डायरेक्शन भी लगानी पड़ती है, ऐसी क्वांटिटीज, ए वेक्टर क्वांटिटी और सिंपली ए वेक्टर इज वन दैट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनके साथ डायरेक्शन भी लगानी पड़े, वो क्या कहलाती हैं? वेक्टर्स। In physics, the quantities like displacement, velocity, acceleration, weight, force, momentum, electric and magnetic fields are examples of vectors. ये सारी आप देखें, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्टेंस, और एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है सिर्फ और सिर्फ जितना आपने ट्रेवलिंग की हो, उसकी क्वांटिटी को डिस्टेंस कहते हैं, उसमें डायरेक्शन नहीं मैटर करती कितनी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो ये फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। और वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट असल में होता है वेलोसिटी। ये बड़ी तफसील से हमने पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में आपको बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलो डी, कैपिटल डी से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को ऊपर ये डाल देते हैं। तो ये क्या होगा? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। ये होता है। और वेट क्या होता है? वेट और मास में क्या फर्क है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो वो सिर्फ ये एक्सक्यूज हो सकता है कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, बाकी कोई तुक नहीं बनता कि आपको पता ना हो। वेट है मास मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट जी, जो कि खींचता है नीचे, यानी कि जमीन नीचे की तरफ खींचती है अपनी तरफ, सेंटर की तरफ चीज़ों को। तो वो जिस स्पीड के, जिस एक्सलरेशन के साथ, ये एक्सलरेशन होता है जी इज एक्चुअली एक्सलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो W क्या है? वेट है। वेट के इधर नीचे जमीन की सेंटर की तरफ एक्ट करता है। मैस वो मिकदार, उसके अंदर मादे की, वो है। और उसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो वेट है। मोमेंटम, फोर्स, फोर्स भी एक किसी डायरेक्शन में लगाई जाती है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम आपने ये भी फिजिक्स में पढ़ा होगा। मोमेंटम होता है इनटू फोर्स। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है, या उस लेंथ है वेक्टर की, और जिसके ऊपर लगाया जाए उसे मोमेंटम कहते हैं। मतलब फोर्स लगाई जाए, फर्ज करें एक दरवाज़ा है इस तरह, दीवार के साथ ये लगा हुआ, ये दरवाज़ा है, यहाँ से यहाँ तक ये दरवाज़ा है, इसका ये कुंडी, इसके ऊपर हैंडल है इसका, और इसके ऊपर फोर्स इस तरफ को लगेगी, तो ये लेंथ जो है वो बन जाएगी आर। और इसके ऊपर ये जो फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में लगाएं, किसी भी डायरेक्शन में लगाएं, वो होगी इसके ऊपर फोर्स, और ये मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा इनका। ये अभी आगे चल के पता चलेगा हम क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है वेक्टर्स में, एक डॉट प्रोडक्ट होती है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होती है। क्या फ़र्क है उनमें आगे चल के हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स भी डायरेक्शनल होती हैं। We introduce in this section, we introduce vectors and fundamental operations. We begin with the geometric interpretation of vectors in a plane and in a space. Geometric interpretation उसकी, a direction line initial point and B is its a terminal point. वो कह रहा है कि ग्राफिकली वही यानी कि
ये आप कंसिडर कर लें। अब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं आप, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो ये एक वेक्टर हो जाएगा इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक। इसे क्या कहेंगे? एक वेक्टर कहेंगे। अच्छा, दो पॉइंट्स कंसिडर करें आप, एक और मैं, ये एक्स वाई प्लेन पर ही है, इसी प्लेन के अंदर है। इसको कर दें डुप्लीकेट, ये लें, यहाँ से यहाँ तक आ जाए आप, और फिर इसको कर दें यहाँ से यहाँ तक आप आ जाए। ये दो पॉइंट्स हो गए आपके पास, ठीक है। इस पॉइंट के ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसको एक्स एक्सिस को एक्सटेंड कर लें और इसका रंग भी बदल लें, इसको ब्लैक कर दें। चलें, कर दिया, एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसको कह लें कि ये है पॉइंट 0, 7 और 0, और ये है 8 और 1, 8 और 0, और ये क्या है? 7 नहीं, 7 नहीं है, 7.5, चलें इसको 9 कर लेना, इसको 9 कर लें। और अप्रॉक्सीमेटली ये वैसे इसके मिडल में तो नहीं है, लेकिन चलें हम अप्रॉक्सीमेटली इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये 8 और 2 पॉइंट है, और ये क्या है? 10 और 2 है। तो अब ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या हो जाएंगे? ये वेक्टर, इसको ए कह लें, इसे बी कह लें, इसे सी कह लें, इसे डी कह लें, और जो वेक्टर ए बी क्या होगा? ए बी आ जाएगा 8 - 7, 2 - 1, तो 1 और 0, सॉरी 0, 1 और 2 ये वेक्टर आ जाएगा। तो सी डी क्या है? सी डी है 10 - 9 और 2 - 0, ये आ जाएगा 1 और 2। ए और बी जो है वो बिल्कुल आपस में बराबर हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी लोकेशन डिफरेंट है। समझ लग रही है आपको वेक्टर्स किस तरह काम करते हैं? यानी कि इसको, जिसको जितने मर्जी मैं डुप्लीकेट करूं और इसको जहां मर्जी रख दूं, जब तक इसकी दो चीजें इसकी सेम रहनी चाहिए, इस वेक्टर की दो चीजें इस वेक्टर की सेम रहनी चाहिए, जहां मर्जी मैं इसको उठा के रख दूं। अगर तो मैं इसको रोटेट कर दूं फिर ये वेक्टर मुख्तलिफ हो जाएगा। जब तक मैं इसे रोटेट ना करूं और जब तक मैं इसकी लेंथ ना चेंज करूं, वही दो बातें, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। इसकी ये जो लेंथ है ये क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है? एक्शन, इसकी डायरेक्शन है। तो जब तक मैं इसका एंगल, जहां मर्जी मैं इसको उठा के रखूं, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर सब के सब सेम है, 100% सेम है, सिर्फ इनकी लोकेशन डिफरेंट है। जबकि ये पॉइंट डिफरेंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट डिफरेंट है, ये पॉइंट डिफरेंट है। ये बात आपको समझ लगनी चाहिए। ये दो मुख्तलिफ पॉइंटों से बिल्कुल एक जैसे वेक्टर्स तश्कील दिए हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करके। ये बात समझ आ गई आपको? बहुत मुश्किल नहीं थी, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, ये आप समझ लें बस कि वेक्टर किस पोजीशन पे पड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर के अंदर सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, उसकी मैग्नीट्यूड जो कि उसकी लेंथ, फिजिकली उसको ड्रा जब आप करेंगे उसकी लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा उसकी डायरेक्शन, जो एंगल बनाएगा वो एक्स एक्सिस के साथ है। अच्छा, अब हम ये पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। अब ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन करने लगा है। मैंने थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन अपने तौर पे कर दी है, अभी जैसे जैसे ये करता जाता है हम ये पढ़ते जाते हैं। A vector is represented by a directed line AB, अभी नीचे जो दिखाया मैंने आपको कि ऐसे वो डायरेक्टेड लाइन थी ना AB,
ये ए था, ये बी था, और दोनों को ए बी ऊपर इस तरह रिप्रेजेंट कर लें। विद ए इनिशियल पॉइंट एंड बी इट्स टर्मिनल पॉइंट, इट इज ऑफन फाउंड कन्वीनियंट। अच्छा, जो टर्मिनल पॉइंट होता है ना, वो माइनस उसके कोऑर्डिनेट्स माइनस स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट। It is often found convenient to denote a vector by an arrow and is written either as A, B or as a boldface symbolic vector like V or in an underline vector form। यानी कि वो कह रहा है कि यहाँ इसको ए बी इस तरह रिप्रेजेंट कर लें, या ये वी को आप बहुत मोटा कर लें, इसका स्टाइल ये इस तरह थिक कर लें, चलें ज़्यादा ही थिक हो गया, इस तरह इसको थिक कर लें। या तीसरी ऑप्शन आपके पास है कि इस तरह एक ही लिख के उसके नीचे ऐसे क्रॉस कर दें, लगा दें, तो ये उसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो इसकी मैग्नीट्यूड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी मॉड इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, या वी मॉड इस तरह रिप्रेजेंट कर लें। A unit vector is defined as a vector whose magnitude is unity। कह रहा है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी होती है। यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर v इज रिटन एज v एंड इज डिफाइंड। यानी कि अगर वेक्टर की मैग्नीट्यूड एक हो जाए तो उसे यूनिट वेक्टर कहेंगे। इसमें तो कोई वो रॉकेट साइंस की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में ज़ीरो के बाद वन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और वन यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर ये यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करनी है आपको पता है, ये वही फार्मूला है वो जो था pythagoras थ्योरम, उसमें डिस्टेंस फार्मूला, और pythagoras थ्योरम से ही आता है ना डिस्टेंस फार्मूला भी। तो रिप्रेजेंट ये इस तरह किया जाएगा, यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एक वेक्टर ये है, मैं ऊपर भी ड्रा कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसके ऊपर ड्रा करें चाहे नीचे करें। आपकी बुक नीचे कर रही है तो आप नीचे कर लीजिएगा। हर जगह जैसे ये ए बी के ऊपर ये ड्रा हुआ होता है, इधर भी ऊपर ड्रा हुआ होता है, तो ऊपर भी कर लेंगे आप, तो कोई फर्क नहीं इससे पड़ता। फिजिक्स में शायद आप देख लें, फिजिक्स की बुक में ऊपर ही ड्रा हुआ होगा। तो क्या था, यूनिट वेक्टर, हाँ। तो इसकी मैग्नीट्यूड इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ये खुद वेक्टर है, तो ये इसके यूनिट वेक्टर को ना यू से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे, यूनिट वेक्टर, और इसकी मैग्नीट्यूड ये है। तो ये इसको डिवाइड कर दें ऐसे, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर यू तो यूनिवर्सल वेक्टर है ना, किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो इसका यूनिट वेक्टर वी का इसके इक्वल है। और यू एक, जैसे एक्स होता है ना, एक्स, वो ये है यू एक्स की तरह के हर यूनिट वेक्टर को यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली वी का यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो वी के ऊपर ये आप लगा दें, इसका मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर है। हैट इसे पढ़ा जाता है वी हैट, रेड एज वी हैट एंड इज डिफाइंड बाई, ये देख लें आप। अभी हम एग्जांपल्स में भी देख लेंगे कि यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट होता है। If the terminal point B of vector AB coincides with the initial point, then the magnitude AB 0 and AB, वो वही ना स्टार्टिंग, और वो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यही उसका टर्मिनल पॉइंट है, तो वो पॉइंट हुआ ना, वो वेक्टर थोड़ी हुआ। विच इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर, इसे जीरो या नल वेक्टर कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर if they have same magnitude but opposite direction. AB is equal to V, then BA is equal to negative AB is equal to negative V, and BA mod is equal to negative AB के multiplication of vector by a scalar। पहले वो आगे जाने से पहले दो नेगेटिव वेक्टर्स को हम देख लें। अगर उनकी, हाँ, ये ग्राफिकली ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा।
अब ये देखें कि नहीं, इसको छोड़ दो। ये वेक्टर जो है इसके 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 और ये सारे वेक्टर इक्वल हैं, लेकिन अगर इसको ऐसे कर दें हम, ये बिल्कुल 180 डिग्री हमने इसको रोटेट कर दिया। तो अब ये वेक्टर और ये वेक्टर अपोजिट हो गए हैं। अगर वो ए बी था तो ये नेगेटिव क्या होगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा ये वेक्टर। ये ए बी है, ये ए बी है, ये नेगेटिव ए बी है। ठीक है जी। Two vectors are said to be negative of each other if they have same magnitude but opposite direction. ए बी वी के इक्वल आ गया, बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस वी, ए बी मॉड इज इक्वल टू ए बी मॉड नेगेटिव। और उसको ये देख लें कि मैथमेटिकली इनको कैसे लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव बी ए के। जब इनकी पोजीशन स्विच करेंगे तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, और जो v की फॉर्म में लिखा है वो फिर नेगेटिव v की फॉर्म हो जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जब दो वेक्टर्स को बाई स्केलर, दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो तो बाद में देखेंगे ना। दो आप देखें कि और वो मल्टीप्लिकेशन तो डॉट होगी या वो होगी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो आगे चल के हम देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई स्केलर, एक वेक्टर को स्केलर से हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्या करेगा, उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी अगर स्केलर पॉजिटिव है, और अगर स्केलर नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन क्या करेगा, अपोजिट कर देगा। बस ये है इसको। यहाँ पर अगर हम देखें तो दो वेक्टर्स फर्ज करें, वी वेक्टर है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये वेक्टर आ जाएगा। तो ये के फर्ज करें 2 है, और ये वी फर्ज कर लें इसी के इक्वल है, वी जे इसके इक्वल है, और के यहाँ पर 2 है, 2v। तो डबल करना है इसको, तो इसको साइज में डबल कर दें पकड़ के। ये लें, ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2ab। इसका रंग बदल देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये 2ab है। ये लें, ठीक है जी। ये लें, और इसमें अगर इसको पकड़ के डुप्लीकेट करना है तो ये -2ab के इक्वल है। चलें, डायरेक्शन बदल देता है नेगेटिव इसका, सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, उसे डबल कर दिया, डायरेक्शन उसकी सेम रखी है। इस केस में डायरेक्शन 180 बदल दिया और उसकी मैग्नीट्यूड
डबल कर दिया। उम्मीद है अब आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। टू इक्वल वेक्टर्स, जब वो सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन होगी तो इक्वल होंगे। पैरेलल वेक्टर्स जब उनकी नॉन जीरो हो और उनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, तो ये तभी होगा जब एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स होंगे। अब ये देखें डायरेक्शन सेम है तो ये पैरेलल है। 180 डिग्री भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 180 डिग्री भी पैरेलल कंसिडर किया जाता है। पैरेलल असल में वो होते हैं जो कट ना करें एक दूसरे को, तो वो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में हो वो कभी भी कट नहीं करेंगे एक दूसरे को। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ एडिशन, ये आप देख लें, ये पहले भी देखा है। ये एक वेक्टर है ए बी, ये दूसरा वेक्टर है बी सी, और ये तीसरा वेक्टर, इन दोनों का सम करके इस तरह मिलेगा। इस वेक्टर और इस वेक्टर को ज्वाइन कर दें। ए बी, ए बी की हेड के ऊपर इसकी टेल रखें बी सी की, और इसको इधर कर दें और मिला दें आपस में, तो ये इक्वल हो जाएंगे। चलें, if two vectors u and v are represented by the two sides AB and BC of a triangle such that the terminal point u coincides with the initial point, जो मैंने अभी बताया वही ये बता रहा है, और ये आएगी एडिशन वेक्टर, यहाँ से आपको मिलेगा। अब ये भी हो सकता है कि फर्ज करें आप तीन वेक्टर्स को इस तरह, तीन चार वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो वो एंड पे जीरो ही वेक्टर आपके पास आ जाए। फर्ज करें एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, और एक ये वेक्टर है। अब ये वेक्टर इसको चलें V1 कह लें, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। मैं कहूँ जी V5 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा। ये सारे कट कटा के वो जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे बात आ जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन, क्यों ना इसे कट करके नीचे जाके लिखा जाए। ये ले, parallelogram law of addition, if two vectors u and v are represented by two adjacent sides a b and ac of a parallelogram as shown in the figure, then diagonal AD give the sum or resultant of AB and AC, that is AD is equal to AB plus AC, AB plus AC। इधर बना के मैं आपको बता दूं, वो बस यही कह रहा है कि ये देखें कि ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास, तो अब वो कह रहा है इनको ऐड करना है ना, तो ये होगा, ठहरे इसका ना रंग बदल लें, ये कर लें, तो वो कह रहा है कि
जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना वो ये होगा। इनको जब ऐड करेंगे ना वो ये कह रहा है कि इस वेक्टर को ये v1 कह लें, ये v2 कह लें, इस तरह रखे हैं। इनको जब ऐड करेंगे तो ये वेक्टर हमें मिलेगा। ये बिल्कुल इस तरह जायज़ है कि यहाँ से उठा के इस तरह का वेक्टर यहाँ पर रख दें। इनको जब आप ऐड कर रहे हैं इस v1 और v2 को, ये ऐसे ही है जैसे इसे v2 डैश कह लें, v2 डैश और v1 डैश। ये बिल्कुल ऐसे ही है। इनके ऊपर वो डालने बार डालनी है तो डाल लें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इनको आप ऐड कर रहे हैं v1 प्लस v2 को, फिर ये आपको v1 प्लस v2 मिल जाएगा। मैंने ऊपर आपको बताया था लोकेशन से वेक्टर की कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर इधर पड़ा हो, इधर पड़ा हो, इधर पड़ा हो, जब तक उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन का मतलब है एक्स एक्सिस के साथ एंगल जब तक वो सेम बनाता है वो सेम वेक्टर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो पैरेललोग्राम में उसने कहा है कि अगर दो वेक्टर्स u एंड v आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स, ये उसकी एडजेसेंट साइड्स में है, तो डायगोनल जो पैरेललोग्राम का है वो फिर इनको ऐड करके आपको मिल जाएगा। वो इसके एडिशन के। दिस लॉ वाज यूज्ड बाय एरिस्टोटल टू डिस्क्राइब द कंबाइंड एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। ये भी आगे फोर्स का भी आ जाएगा। अच्छा जी, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स बहुत इजी है। इसमें सिर्फ ये करना है कि ये देखें वो क्या कर रहा है, इधर समझ आ रही है ये क्या किया उसने, प्लस और उसके बाद माइनस अंदर ले गया। यानी कि पहले आप नेगेटिव वेक्टर फाइंड आउट कर लें और फिर उसे ऐड कर दें फर्स्ट वेक्टर जिसमें भी उसको ऐड करना है। मसलन दो वेक्टर्स हैं, यही यही दो ले लेते हैं हम। ये दो वेक्टर्स हैं, एक ये है और एक ये है। एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। तो इनको इधर आप लिख लें, इस तरह करके यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये और एक ये वेक्टर है, एक ये हो रहे हैं ऐड। ये आया है v1 प्लस v2। अब इनको करना है हमने सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये है कि इसको करें 180 डिग्री रोटेट। ये हो गया 180 डिग्री रोटेट। अब इसको लाना पड़ेगा इधर क्योंकि इसका ये यहाँ था। अच्छा चलें, इसको ऐसे जब आप करेंगे ना तो फिर समझ आ जाएगी। यहाँ पर था ना ये वेक्टर, तो अब इसको करना है ऐसे रोटेट। ये हो गया 180 डिग्री रोटेट। यहाँ पे था। अब ये जब इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वेक्टर आएगा, ये आएगा v1 माइनस v2। और इसको हम डुप्लीकेट करके यहाँ से उठा के ले गए थे ना, ये ले, ये होगा। यहाँ थोड़ा सा इसको उधर कर लें, इसको असल में यहाँ से उठा के लेके गए थे। ये लें, ये होगा। ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन होगी इसकी। इस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये उधर उसने समझाई है, वो आप पढ़ लें कि क्या कह रहा है। अब उम्मीद है आपको ये समझ आ जाएगी। देखें, ये था वेक्टर ए बी, ये था वेक्टर ए सी। इनको और इसको आपने ऐड करना है तो ए सी नेगेटिव डायरेक्शन में लाएं ए सी और इनको करें ऐड तो वो ये बन जाएंगे। अच्छा, अब ये देखें ऐड कैसे कर रहा है। दोनों की टिप्स जो एंड पॉइंट्स हैं वो अटैच्ड हैं, जबकि हम ऐड करने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट के हेड के ऊपर दूसरे की टेल स्टार्ट हो रही हो, तो फिर वर्चुअली एक ये वाला वेक्टर हमने बनाया
और इनको यहाँ पर ऐड कर दिया और इसलिए रिजल्टेड ये वेक्टर आया। ये नहीं कर देना कि यहाँ से यहाँ ऐसे ऐड करके बना देना। एडिशन में हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पर फर्स्ट की हेड ख़त्म होता है वहाँ से दूसरे का टेल स्टार्ट होती है। ये पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है। अच्छा जी, ये हो गए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। और नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये है कि जिसका टेल जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ज़ीरो पर हो, ओरिजिन पर हो, और जहाँ पर भी वो एंड हो जाके जो उसका हेड होगा वो उस पॉइंट की पोजीशन बताएगा। यानी कि ये इस पॉइंट की दो तरीके हैं ना इस पॉइंट तक पहुँचने के, एक ये है और एक ये है। यानी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करो फिर इतना करो, और बेहतर ये है कि ये इतने एंगल पे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करो क्योंकि फिर डिस्टेंस कम पड़ेगा, डायरेक्ट डिस्टेंस होगा। तो इसलिए इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं कि ये ज़ीरो से ओरिजिन से इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है हमें। और आप अब देख लें, इसको पढ़ लें, आप खुद समझ जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वेक्टर्स इन ए प्लेन, अब वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में इसको लेके जा रहा है, बल्कि पहले भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में थे लेकिन अब वो स्पेसिफिकली उनको मेंशन करने लगा और उनको अब हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में जाहिर करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। अभी आई जे के यहाँ पर ये बता रहा है, नहीं अभी नहीं है, यहाँ पर आके बता रहा है, किधर इसने बताए हैं आई जे के, हाँ यहाँ पर बताएं, चले ठीक है। इसके दो तरीके हैं, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इसको उठा के पर ले जाते हैं, यहाँ पर रख देते हैं इसको, और इस सारे को उठा के यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें वेक्टर किस कहाँ पर प्लॉट हो रहा है, उसी एक्स वाई प्लेन में प्लॉट हो रहा है ना, ये कहीं और प्लॉट नहीं हो रहा, ये सारे के सारे ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में ही प्लॉट हो रहे हैं। तो एक्स वाई प्लेन में आपको पता है कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, वही उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताएं और वाई कोऑर्डिनेट बताएं। लेकिन इधर अब एक और उससे बेहतर, बेहतर तो नहीं लेकिन एक और तरीका है जो कि काफ़ी यूज़फुल है। मसलन फ़र्ज़ करें पोजीशन वेक्टर ही ले लें, अभी हमने एक पोजीशन वेक्टर देखा था। पोजीशन वेक्टर कौन सा है अभी बताया आपको, जो कि इसे x1 y1 कह लें। इसके कोऑर्डिनेट्स बताए ओरिजिन से, ये 0 0 से स्टार्ट हुआ है ना ओरिजिन से, ये x एक्सिस है, सॉरी x एक्सिस, और ये है y एक्सिस। और इसका पोजीशन यानी कि इसको अगर v से रिप्रेजेंट किया जाए इस वेक्टर को, तो क्या है इसका इस तरह लिखा जा सकता है। एक तो वो तरीका भी वैलिड है, एक्स वाई, लेकिन वो पॉइंट बताता है, वो क्या बताता है, पॉइंट बताता है एक्स वाई। इस तरह अगर इसको लिखा जाए तो वो पॉइंट बताता है, जबकि हमें तो वेक्टर चाहिए। तो इसका फिर ये तरीका है, ऐसे लिखते हैं इसको, ये देखें बीच में डालना है, कॉमा डालने नहीं डालना, तो इस तरह लिखा जाएगा। कामा डाल रहा है तो आप भी डाल लें, इस तरह कामा डाल के लिखा जाएगा एक्स और वाई को। ये पॉइंट बता रहा है और ये वेक्टर बता रहा है, ठीक है जी। और इसका एक और तरीका, दूसरा तरीका भी है। ये क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट है, x1 y1 कर लें इसको। ये क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट है, और ये क्या है, वाई कंपोनेंट है। तो एक्स कंपोनेंट के साथ आई लगा देते हैं और वाई कंपोनेंट के साथ
जे लगा देते हैं, आई और जे, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग आई क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग बताता है कि ये इस तरफ है इसका, यानी कि एक यूनिट पे एक वेक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, एक यूनिट है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है। तो जे क्या है, यहाँ पर ये आई आ जाएगा, बल्कि इसे अगर हम डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर ये आई आ जाएगा और यहाँ पर एक जे आ जाएगा। तो आई एंड जे क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। इसी तरह जेड के अलोंग के आएगा, वो अभी मैं बताता हूँ आगे चल के आपको। तो आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स एंड लाई along x axis and y axis। ये x axis और y axis के along दोनों लाई करते हैं, रिस्पेक्टिवली लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों एट ए टाइम ये लें, चाहे आप ऐसे लिख लें चाहे आप ऐसे लिख लें, ये ज़्यादा तरीका पॉपुलर है। इस तरीके से ये आई और जे वाला तरीका ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, अब देखें कि ये क्या होगा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है आई वेक्टर, और ये जे जो है वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या हो गए, परपेंडिकुलर। ये दोनों एक दूसरे पे क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। So I and J are called unit vectors along x-axis and y-axis using the definition of addition and scalar multiplication. The vector xy can be written as, इसको फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है जी, एक्स आई प्लस। अच्छा, वी इंट्रोड्यूस टू स्पेशल वेक्टर्स, ये काफ़ी कुछ पीछे उसने नेगेटिव वेक्टर्स और ये और वो प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, काफ़ी कुछ पीछे वो एक्सप्लेन कर चुका है। तो पोजीशन वेक्टर के बाद हमने वेक्टर्स इन प्लेन। अच्छा, यहाँ से एडिशन देखनी थी, एडिशन ठीक है, वो आगे वहाँ से बता दिया, वहाँ चल के दोबारा देख लेंगे इसको। तो अब ये आपने देख लिया कि इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरीके हैं, एक ये तरीका है एक्स वाई से रिप्रेजेंट करने वाला, और एक ये तरीका है इससे रिप्रेजेंट करने वाला। तो इनको जब ऐड करना है तो एक्स कंपोनेंट एक्स में ऐड होगा, वाई कंपोनेंट वाई में ऐड होगा। ये एडिशन आपको पता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जब इसको किसी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। The set of all ordered pairs x y of real numbers together with the rules of addition and scalar multiplication is called a set of vectors in R square। ये तकरीबन वही है तरीका जिसमें हम फर्ज करें कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन है प्लेन में, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फॉर विच एक्स इज इक्वल टू वाई, इस तरह करके लिख देते होते थे कि बताएं जिसकी डोमेन और रेंज, ये वो वाला स्टाइल है। तो कहता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स एंड वाई ऑफ रियल नंबर्स टुगेदर विद द rules of addition and scalar multiplication is called the set of vectors in R square. It's called the set of vectors in R square. For the vector x and y are called the components of U. ये कोई भी वेक्टर है उसको अगर x और y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पहले आपने देखा है। देखें, इसको आप डिसॉल्व कर सकते हैं ना कंपोनेंट्स में। कौन सा किधर गया, अच्छा ये और इसका ये कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट हो गए। ये क्या है, एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, और ये क्या है, वाई कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट्स हो गए इसके। तो इसमें डिसॉल्व किया जा सकता है, इन दोनों को ऐड करें। अगर आप इसके ऊपर एडिशन लगाएं वही वाली, तो आप देख लें, इसको वाई कंपोनेंट को उठा के यहाँ पर रखें और इसको ऐड करें तो आपको ये कंपोनेंट मिल जाएगा। इसको भी दोनों में डिसॉल्व किया जा सकता है और इन दोनों को ऐड करके भी ये कंपोनेंट हमें मिल जाएगा।
अच्छा जी, मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टीज यहाँ से हम शुरू कर रहे थे, यहाँ पर पहुंचे थे। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर वो आपको बता दिया है रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर उसको अगर ये एक वेक्टर है u, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव u इज नेगेटिव x माइनस नेगेटिव y। तो एक और तरीका वही जो आई जे वाला लिखा है, माइनस आई जे, बल्कि माइनस हो जाएगा वाई जे, इस तरह ये हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, ये भी वही है, जैसे ऊपर बताया था, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन एक ही बात है तकरीबन, और वही तरीका है। अब इसको इस टर्मिनोलॉजी में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो भी इंतहाई आसान है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि u1 फ़र्ज़ करें एक वेक्टर है, x1 y1 है, और u2 एक और वेक्टर है जो कि x2 y2 है। यहाँ इसको लिख लें x1 i j i y1 j, और इधर लिख लें x2 i प्लस y2 j, लिख लें जी, ऐसे लिख लें आप। तो y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, यहाँ ये इक्वल हो जाएगा x1 प्लस x2 i, और ये इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2 j। इसको ये होती है एडिशन, ऐसे करते हैं। और सब्ट्रैक्शन से इधर नेगेटिव लगा दें आप, इधर नेगेटिव 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 लगा दें, ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये उसकी वही प्रॉपर्टीज डेवलप करवा रहा है जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में उसकी उनकी पढ़ी थी, कम्प्लेक्स नंबर्स की, ये उसी तरह की प्रॉपर्टीज। अब जीरो वेक्टर है, दोनों कंपोनेंट जीरो होंगे तो जीरो वेक्टर कहलाएगा। इक्वल तब होंगे जब दोनों इसके कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। पोजीशन वेक्टर पीछे आपको बता दिया क्या होता है, जीरो से ओरिजिन से ये स्टार्ट होता है। मैग्नीट्यूड, यहाँ टू डिमेंशन वाले की मैग्नीट्यूड तो आपको साफ पता चल रही है, इसके ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते क्या आप? तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी वेक्टर की? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगी। ये तो अब आपको खुद ही कर लेना चाहिए। तो उसकी अब प्रॉपर्टीज डेवलप कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की। लेट v बी ए वेक्टर इन प्लेन आर इन स्पेस एंड लेट सी बी ए रियल नंबर, देन वो उसकी मैग्नीट्यूड जीरो से ग्रेटर या जीरो के इक्वल होगी, और जीरो के इक्वल होगी इफ एंड ओनली इफ v इज इक्वल टू जीरो, c इज इक्वल टू v एंड c mod इज इक्वल टू c mod or v mod. We write the vector v in component form as v is equal to xy, then v mod is equal to x square plus y square, square root is greater than 0 for all x and y. Further, v mod is equal to x square if and only if x और y, यानी कि ये मैग्नीट्यूड सिर्फ तभी जीरो होगी जब ये दोनों कंपोनेंट जीरो होंगे, उसके अलावा ये नहीं हो सकती। इन दिस केस ये नल वेक्टर ही होगा सिर्फ और सिर्फ। तो ये भी आप खुद ब खुद देख सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अनदर नोटेशन, ये नोटेशन मैंने आपको बता दी है, आई और जे। तो आई और जे को अगर वो वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर नोटेशन में लिखा जाए तो इस तरह लिख सकते हैं ना, और जे को इस तरह लिख सकते हैं। इसके ऊपर ये इस तरह कैप डालते हैं, उसने नीचे लाइन लगा दी है, वो भी ठीक है, लेकिन ये ऐसे ऊपर कैप, ये ज्यादा पॉपुलर नोटेशन है, ऊपर कैप डालने वाली। आप नीचे लाइन लगाना चाहें तो लगा लें, मुझे कोई इतराज नहीं, मुझे तो ये ऊपर कैप डालने की आदत पड़ी हुई है। सो आई एंड जे आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस respectively using the addition of scalar multiplication, the vector x can be, ये भी आप खुद देख सकते हैं, the each vector can be uniquely represented by this in terms of unit vector I and j, the sum u plus v of two vectors u is, अब एडिशन बता रहा है कि उनको ऐड कैसे करना है, एक्स कंपोनेंट एक्स में और वाई कंपोनेंट वाई में ऐड होगा, और ये मैं अभी आपको बता भी चुका हूँ, इधर करके बताई थी, यही बताई थी ना एडिशन। अब वो बता रहा है यूनिट वेक्टर इस टर्म में। इसमें सबसे अहम चीज जो जानने वाली ये है ना, कि जब इस फॉर्म में लिखा होगा या इस फॉर्म में, तो आपने ये याद रखना है कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, u2 की ये मैग्नीट्यूड है।
ये फार्मूला इतना ज़बरदस्त है कि ये 3 डायमेंशन में भी होल्ड करता है। अगर इस ये 3 डायमेंशनल वेक्टर हो और इसका ज़ेड कंपोनेंट हो तो ना सिर्फ ये होगा बल्कि ज़ेड2 भी आके स्क्वायर हो जाएगा चुप करके। 3 डायमेंशन में भी पाइथागोरस थ्योरम यानी कि होल्ड करता है। तो ये आपकी एक छोटी-सी असाइनमेंट हो सकती है कि आप 3 डायमेंशन में कोशिश करें इसको प्रूव करने की पाइथागोरस थ्योरम को ऐसे। यानी कि एक पॉइंट अगर इधर है और फर्ज करें वो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ये इस तरह ठहरें, इसको ये बेहतर रहेगा ऐसे, ये इधर लगा दो यार, हो जो भी स्टेट। हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, यहाँ से ये इस तरह। ठीक है जी, ये लें। अब आप इसका शेडो अगर ड्रा करें तो वो ये शेडो होगा। अच्छा, अब देखें ये 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं, बल्कि अगर मैं इसको पकड़ूं ऐसे और मैं ऐसे करूं तो एक ये ट्रायंगल बन रही है, एक ये ट्रायंगल बनी है और एक कौन सा रंग इस्तेमाल किया जाए भाई, रेड ब्लू ग्रीन, ये मिस्टर बीन्स वाला काम हो रहा है कि डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कौन सी पेंसिल चूज करनी है जब वो पेपर देने जाता है। चलें, ये देखें ये 2 ट्रायंगल्स हमारे पास बन गई हैं। इनके अंदर आप लगा के देख लें पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ना 1 2 और फिर ये भी एक बन रही है ट्रायंगल, ये जो परपेंडिकुलर किस्म की एक ट्रायंगल बनी हुई है, इसको किससे रिप्रेजेंट करें, इसको पिंक से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये वाली ट्रायंगल, ये जो ऊपर गई है ये अब नीचे जाके उसके ऊपर ओवरलैप करेगी उस रंग को, करती है तो फिर करे ये वाली। ये 3 ट्रायंगल्स बनेंगी, एक ये ग्रीन बनेगी, एक वो पीछे रेड जो कि ऑरेंज कलर लग रहा है और ये पिंक। ये 3 ट्रायंगल्स में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, आप उधर थर्ड वाला भी पहुंच जाएंगे। आगे चल के बस फिर अब मैं आपको सिर्फ लिख दूंगा इसका रिजल्ट ही। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है अब, और यूनिट वेक्टर, ये 2 चीजें याद रखने वाली हैं, बाकी सब ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर u1 का हम फाइंड आउट करें तो क्या है आपको पता है ना कि u1 डिवाइडेड बाई u1 मॉड। तो u1 मॉड किसके इक्वल है, u1 मॉड इज x1 प्लस y1 स्केयर, और x1 आई लिखना है उस फॉर्म में लिखना है लिख लें, y1 इसमें लिखना है लिख लें, ऐसे होगा। अब ये इसको आप डिवाइड करना है तो कर लें, इधर आ जाएगा x1 डिवाइडेड बाई x1 स्केयर, y1 स्केयर, y1 इज x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर, ये है, इस तरह होता है। ये देखें उसको वो कैप को रिकग्नाइज कर रहा है सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, तो ये इस तरह कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर वो उसे कैपिटल कर रहा है वो मसला, बाकी कोई मसला नहीं है। चलें जी, ये अब आपकी थ्योरी
कवर हुई, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, नहीं तो मैं मज़ीद तफसील से आपको बता देता, पढ़ा देता। अब जितनी ये क्योंकि फ़िज़िक्स में भी आपने पढ़ी है, तो अब ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई पहली बार भी पढ़ रहा है तो फिर भी मैंने इतनी को तफसील बताई है कि उसे समझ आनी चाहिए। ठीक है, चलें अब ये कैपिटल नहीं है, बस स्मॉल है, बाकी ये ऐसे ही है। चलें, अब वो कह रहा है कि इसमें ऐड करना है, ये वी एग्जांपल 1 है, वी और डब्ल्यू दिए हुए हैं, इनको ऐड कर दें। ठीक है, 1 उसमें चला जाएगा 3 -3 5 में चला जाएगा 2 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करें 4 12। ये अब आप खुद इजीली देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, इनमें बहुत ही आसान है। वो कम्प्लेक्स नंबर्स की तरह के है ना, कम्प्लेक्स नंबर्स में जैसे होता था 2 + 5 अयोटा, सॉरी अब वो आदत पड़ी है, वो अयोटा उस पे डाल दिया। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें कम्प्लेक्स नंबर्स का और इनका, तो आप देखें कितनी ज़्यादा मुमासलत है। कम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको क्या बताया था कि 2 + 5 अयोटा का क्या मतलब है? अयोटा का मतलब है कि ये जो भी नंबर है उसके ऊपर रियल पार्ट के ऊपर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर 5 है। तो ये भी परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ये भी परपेंडिकुलर हैं, ये भी है और ये भी है, तो फ़र्क क्या होगा इसमें और इसमें? कम्प्लेक्स नंबर्स में और फर्ज करें एक वेक्टर है जो कि है 2 और 5, और एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि है 2 + 5 अयोटा। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 2i + 5j। आपने इसमें और इसमें फ़र्क तलाश करना है क्या है? नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा मुझे क्या समझ आती है आपको फ़र्क। फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर v इज इक्वल टू, ये अब यूनिट वेक्टर के लिए ये वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड लें और उससे डिवाइड कर दें इसको। इसकी मैग्नीट्यूड ली, उससे डिवाइड किया, मैग्नीट्यूड 5 आई, तो ये यूनिट वेक्टर आपके पास आ गया। वेरिफिकेशन के लिए इसके ऊपर फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाया और यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड ली तो वो 1 के इक्वल आई, तो यही यूनिट वेक्टर है। अच्छा, अब ये यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करें पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए और उससे डिवाइड कर दें इसको स्क्वायर रूट 20 से, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। पैरेललोग्राम में सच दैट पॉइंट्स ए बी, अब पैरेललोग्राम आपको पता होनी चाहिए और ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है ये। पॉइंट्स ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब होता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अब वो और पैरेलल होती हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं, यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है, ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है। तो डी फाइंड आउट करना है तो आप बी सी फाइंड आउट कर लें, तो डी माइनस ए कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बी सी के इक्वल होंगे। ये देखें ए बी इज इक्वल टू डी सी, चलें वो यहाँ से और यहाँ से फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये भी आप करके देख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी से आप फाइंड आउट करें, वही आपको डी का आंसर मिलेगा। तो आप देख लें कि ए बी किसके इक्वल आएगा। ये क्या कर रहा है, ए बी फाइंड आउट करने के लिए बी के कोऑर्डिनेट्स ये बी हैं, नीचे मैं लिख लेता हूँ ना यहाँ पर, ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी के हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ए बी क्या होगा, ये वाले से माइनस करेंगे ये वाले, तो इसका एक्स एक्सिस 1 बनता है, 1 माइनस -2 यानी कि +2 +4 +3 आएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आएगा 0। इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है ना, तो पहले एक्स वाई के लिखेंगे डी, अच्छा डी सी है, सॉरी डी सी है, तो इसका मतलब सी के पहले लिखेंगे, सी के हैं 0 माइनस और डी का एक्स। ये आपने गौर से ये करना है, नहीं तो आप एक्स और वाई पहले लिख देंगे तो वो आंसर ठीक नहीं आएगा। इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये अब वर्टिकल वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के इक्वल है, इनको इक्वेट करके आपको डी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। रेशो फार्मूला ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये समझ लें, बाकी है आसान, थोड़ा सा आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा अपने आप को। तो ये कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर अब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 0 से लेकर उस पॉइंट तक जिस पॉइंट को वो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं।
are A and B respectively. If the point B divides AB in ratio P and Q, then the position vector of P is given by कह रहा है कि अगर पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इस P Q रेशियो में, द पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज गिवन बाई, इस तरह का किधर पड़ा था क्वेश्चन, कहीं इस तरह का ये किया था मेरे ख्याल में ना 4th चैप्टर में, जब हम इसी 4th चैप्टर में कहीं हमने पढ़ा है, जाके आप देख सकते हैं दूसरी तीसरी एक्सरसाइज में कहीं, मे बी पहली में हो। गिवन ए बी आर पोजीशन वेक्टर्स, यानी कि वो, अब पहले आप ये देख लेना कि ए एंड बी आर टू पोजीशन वेक्टर्स, ए और बी दो पोजीशन वेक्टर हैं, ए कह लें, इसको बी कह लें। अच्छा, रिस्पेक्टिवली इफ पी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो पी एंड क्यू, ये पी है और ये क्यू है, इसको डिवाइड कर रहा है पोजीशन वेक्टर को, ये पॉइंट पी रेशियो पी और क्यू में, तो ये साबित करना है हमने। अब ये सिंपल एनालिटिकल ज्योमेट्री लगेगी यहाँ पर। गिवन ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर, पी का पोजीशन वेक्टर ये आर उसने कह लिया है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो पी एंड क्यू, दैट इज, अब ये देखें ए पी रेशियो पी बी विल बी इक्वल टू पी क्यू रेशियो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्यू उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और क्यू किसके, ए पी के, और पी इंटू पी बी के इक्वल हो जाएगा, तो बी का पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अब ये भी आपने याद रखना है, देखें ये बात आपने एक याद रखनी है, खैर है क्या हो गया कि ये देखें, ये एक पोजीशन वेक्टर है और एक ये पोजीशन वेक्टर है, इसको कह लें, क्या कहें इसको, ए कह लें, और इसको क्या कहें, बी कह लें। तो ये जो होगा ना, ये क्या है, अगर आप देखें, अगर ये पोजीशन वेक्टर आर है ना, तो लगाएं इसके ऊपर एडिशन फार्मूला, तो ये है ए प्लस आर इज इक्वल टू बी, तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, बी माइनस ए के, ये आपने याद रखना है। अब आप इसके ऊपर एडिशन फार्मूला लगाएं, ये देखें ओ बी, ये देखें ओ पी, ये आर की डायरेक्शन ये यहाँ पर खत्म हुआ, उसमें हमने क्यू ऐड कर दिया, क्यू नहीं पी बी ऐड कर दिया, क्यू तो वो है एक नंबर है, सिर्फ स्केलर है, देख लें कहाँ से पता चला, नीचे बाहर नहीं है इसके, क्यू एक स्केलर है, पी भी एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, आर प्लस पी बी इज इक्वल टू बी, तो फिर आर किसके इक्वल हो जाएगा, बी माइनस पी बी के, और इसका पोजीशन वेक्टर बी है और ये आर है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर पी बी है वो बी माइनस आर के इक्वल है। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लें तो जिंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी आपकी, पी बी प्लस आर इज इक्वल टू बी, तो पी बी विल बी इक्वल टू, इस तरह आप लिख लेंगे तो ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी। यहाँ से आपको मिल जाएगा पी बी बी माइनस आर के, ये बी माइनस आर है, इसी तरह आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखें ए प्लस ए पी इज इक्वल टू आर, तो आर किसके इक्वल आएगा, सॉरी ए पी किसके इक्वल आएगा, आर माइनस ए के, ये आर माइनस ए के, क्यू मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा, एडिशन वाली उधर ले जाएं, इसे उधर ले जाएं, इस टर्म को इधर ले आएँ, ये इधर चली जाएगी, ये इधर आ जाएगी, और अब आप आर कॉमन ले लें, यहाँ से आप यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो P प्लस क्यू से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, इंतहाई आसान है, ये दोबारा देख लें मेरे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको बड़ी तफसील से बताऊं, ये मैंने आपको बता दिया, और मिड पॉइंट अगर होगा तो ये P और Q इक्वल आ जाएंगे और ये हाफ के इक्वल आ जाएगा, A प्लस बी ओवर
2 के इक्वल आ जाएगा। वेक्टर ज्योमेट्री आगे उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। नाउ लेट अस यूज द कांसेप्ट ऑफ वेक्टर डिस्टेंस सो फार इन प्रूविंग geometrical theorems. A few examples are given are being solved here to illustrate the method. If A and B are position vectors of A and B respectively with respect to O and C with the point on AB such that AC is equal to, then show that C is the midpoint of AB. ये हमने पहले सारा कुछ पढ़ा है। अब वो यहाँ पर वेक्टर ज्योमेट्री इस्तेमाल करके इसको साबित करने लगा। ये फिगर अच्छी तरह समझ लें, इसमें ये बी है, ये ए है, ये कह रहा है कि ये ओ सी जो है वो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। तो अब ये साबित करना है कि ये मिड पॉइंट है इसका। तो मिड पॉइंट होने का मतलब होगा कि ए सी विल बी इक्वल टू बी सी। ये दोनों हमने साबित कर दिए कि बराबर हैं, तो ये साबित हो जाएगा। अब वो ओ ए पोजीशन वेक्टर ए के इक्वल है, ओ बी बी के इक्वल है, ओ सी हाफ ए बी प्लस ए के इक्वल है। यहाँ से ओ टू मल्टीप्लाइड बाई ओ सी आया ए प्लस बी के। वहां से आपके पास ओ ए ओ बी उसमें कन्वर्ट कर दिया ना, ए को ओ ए और ओ बी को ओ बी में कन्वर्ट कर दिया। तो ओ सी प्लस ओ सी डबल हो गई है। ओ ए को इधर ले आए, ओ सी को उधर ले जाए, तो ओ सी को सी ओ लिखा जा सकता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा ऐसे ही होता है। ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव बी ए, ये पीछे हमने पढ़ा था। तो वहीं से आ जाएगा ओ सी। अच्छा, ओ सी इज इक्वल टू नेगेटिव ए सी, वो इधर पुट कर दें। यहाँ ओ सी की जगह पर आप नेगेटिव सी ए पुट कर दें, तो सी ओ सॉरी ए नहीं सी ओ पुट कर दें तो वो प्लस सी ओ हो जाएगा। अब इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर कर दें, ए ओ सी को इधर ले आए, ए ओ को उधर ले आए, तो ए ओ प्लस ओ सी किसके इक्वल है? ओ सी ए ओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू ए सी के इक्वल है। और सी बी ये आप इसके ऊपर ना बल्कि लगा लें वो यहाँ पर, ये देखें ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? ए सी फाइंड आउट करना है। ए ओ जो कि नेगेटिव ए के इक्वल है, उधर जाएगा ए सी, तो ओ सी प्लस ओ ए के इक्वल आ जाएगा। ये लें, ये इसके इक्वल आ गया। यहाँ से आप देख लें। इसी तरह आप दूसरा इस क्वेश्चन में भी अगर आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सी ओ प्लस ओ बी इज इक्वल टू सी बी। तो ये दोनों इक्वल हो गए। सी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, बट ए बी सी आर कोलिनियर एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी इक्वल डिस्टेंस है ए बी से, ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो इसलिए सी मिड पॉइंट है। अब वो कह रहा है कि यूज वेक्टर्स टू प्रूव द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब है कि आधा डिवाइड करते हैं, मिड पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अभी इस तरह एक पैरेललोग्राम बना लें, इस तरह वेक्टर्स बिल्कुल बना लें, और वहाँ से अब हमें पता चलेगा लेट द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हैं। ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डी, जो कि ए बी प्लस ए डी है, हाफ है। सिंस डी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए डी, सिंस डी बी is equal to AB minus AD, the vector from A to midpoint of diagonal DB is W। अच्छा ये देखें ना, ए सी तो हो गया ना, ए बी प्लस बी सी या ए डी कर लें, एक ही बात है। ए डी इज इक्वल टू, ये आपको पता होना चाहिए कि ए डी इज इक्वल टू ए सी और ए बी
इज इक्वल टू यहाँ से और यहाँ से सी डी, यहाँ डी सी कर लें, डी सी कर लें, यहाँ ऐसे ही कर लें, इसको पैरेलली दोनों पे रखें। ऐसे कर लें आप, चलें। अब क्या हो गया, सिंस डी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए डी, डी बी क्या है, ये ट्राइंगल है ना, तो इसमें देखें ये ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए बी, तो फिर डी बी क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी, द वेक्टर फ्रॉम ए टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल डी बी इज डब्ल्यू, इसे डब्ल्यू का उसने नाम दे दिया, तो वेक्टर फ्रॉम ए टू मिड पॉइंट ऑफ डी बी जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ये इसको डब्ल्यू कह रहा है, वो किसके इक्वल है, ए डी। अब ये इनको ऐड करेगा ऐसे, ए डी प्लस डी बी, ये देखें ये वेक्टर यहाँ है और ये वेक्टर यहाँ है, तो W किसके इक्वल है, ए डी प्लस ये D और ये मिडल पॉइंट O कह लें इसको, O नहीं P कह लें, कोई भी इसे कह लें, DP कह लें इसको, W इज इक्वल टू ए डी प्लस डी पी उसके हाफ के इक्वल है, V के इक्वल है, तो ये यहाँ से इधर इस यहाँ पर पुट कर देंगे आप, तो ए डी, अब इसको एक्सपेंड कर दिया उसने, और ये अब आ गया ए डी प्लस हाफ ए बी माइनस हाफ ए डी, और ए डी में से जब ये हाफ ए डी निकला तो ये हाफ रह गया, और ये आ गया हाफ ए बी प्लस ए डी जो कि वी के इक्वल है, तो वी क्या था, वेक्टर फ्रॉम ए टू द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, ये भी मिड पॉइंट पर है, ये भी मिड पॉइंट पर है, दोनों बराबर हो गए, दीज मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स ए एंड बी आर सेम, यानी कि एक ही पॉइंट को मीट कर रहे हैं, दस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मुश्किल नहीं है, बस ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर आप पेपर में ये क्वेश्चन करें जाके, इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चलें अब एक्सरसाइज हम करते हैं, एक्सरसाइज अब इंतहाई आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। वेक्टर लिखना हमें पी और क्यू है, तो हमें पता है कि पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू माइनस पी, तो कोऑर्डिनेट्स ये इसके इक्वल आ जाएंगे, इसके ऊपर ये ऐसे लगा सकते हैं आप, ये माइनस करते जाएं, क्यू माइनस पी आ जाएगा इस तरह। अब इसका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, इसके मैग्नीट्यूड भी आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। अब क्वेश्चन 3 क्या है, इफ यू एंड ई फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स, ये उसने u और v और w दे दिया, तो ये हमने u प्लस w इसको इसमें ऐड करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर u को मल्टीप्लाई करें और फिर माइनस करें 3v प्लस 4w, 2 इंटू दिस माइनस 3 इंटू 4 ऐड करें, ये आ जाएगा। इंतहाई आसान है क्वेश्चन, सिंपल सब्ट्रैक्शन है, इसलिए मैंने कहा था कि इस चैप्टर का मैं जरूर अटेम्प्ट करूंगा क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी, कुछ मुश्किल है, जैसे कि ये अभी प्रूफ हमने किए हैं दो आखिर में, मुश्किल नहीं है, वो स्टेप्स पता होना चाहिए, ये पेपर में बैठ के नहीं आप सोच सकते, और यहाँ प्रेशर इतना होता है पेपर में कि बड़ा मुश्किल होता है कि उधर उतने टाइम के अंदर अंदर आप सोच के वहाँ कर लेंगे, तो इसलिए आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए क्वेश्चंस। अब फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन द फोर वेक्टर्स ए बी सी एंड डी, तो अब ए बी फाइंड आउट करें, फिर सी डी फाइंड आउट करें और उनको ऐड कर दें आपस में, इंतहाई आसान। फाइंड द वेक्टर्स फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन वेयर ए बी एंड बी इज द पॉइंट, ये अब क्वेश्चन समझना है आपने, ये क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पूछ क्या रहा है। फाइंड द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन, ये पॉइंट ये हमने फाइंड आउट करना, ए ओ हमने फाइंड आउट करना, ये वो कह रहा है ए ओ, ये फाइंड आउट करना, ठीक है, ए ओ फाइंड आउट करना, जबकि ओ बी और ए बी, अब आप इस इधर एडिशन
कौन से दो ऐड होंगे, ओ ए प्लस ओ बी विल बी इक्वल टू ए। तो ये देखें, ए बी, हाँ ए बी, सॉरी ए नहीं, ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, इसके इक्वल आएगा, वो यहाँ पर लिखा, वहां से मैंने ए ओ फाइंड आउट किया। ये इस क्वेश्चन में, ये मैं हूं तो मैं ए का ए जरूर पेपर में दूं। आपके सारे कंसेप्ट, डायरेक्शनल कंसेप्ट वेक्टर्स के यहाँ से बिल्कुल पता चल जाएंगे इस क्वेश्चन से। तो अच्छी तरह इस डायग्राम को देखें कैसे बनी है। ए ओ फाइंड आउट करना है, ए बी किसके इक्वल है, ओ ए प्लस ओ बी के इक्वल है। और वहां से फिर ये आपका, अगर ये सही नहीं डायरेक्शन वगैरह रखेंगे तो फिर ये नेगेटिव और ये प्लस आ सकता है, या कुछ और इस तरह प्लस माइनस की आप गलती करेंगे। यूनिट वेक्टर्स कितनी दफा मैंने करवाए हैं आपके एग्जांपल्स में, इनकी मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा आपको। देख लें आप इधर, ठीक है, इसको भी आप देख लें। ये देखें मैंने कैप ऊपर की है और सॉफ्टवेयर उसको कैप को रिकग्नाइज करता है। ये वैसे इधर स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये भी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन, ये यूनिट वेक्टर के ऊपर चाहे आप ना करें, और ये हटाएं इससे। अगर इसको यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करना तो यही काफी होता है। ये नहीं, ये कैप इनके ऊपर डलती है, सिर्फ आई जे और के के ऊपर, इनके ऊपर कैप्स नहीं डलती। अच्छा, ये वही एग्जांपल करवाई थी ना मैंने आपको। अब इसमें पैरेललोग्राम देख लें, इनको इक्वल करें और वहां से ये फिर पॉइंट डी फाइंड आउट करें। अब ये क्वेश्चन भी देख लें आप, कोई इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं एग्जांपल में इसे एक्सप्लेन कर दिया आपको। यहाँ पर आप बस सोल्यूशन देखें इसका। A, B, C, D are respectively ये use vector method to find the coordinates of the point A if A, B, C, D are parallelogram. A, B, C, D are parallelogram. A, B, D, C के इक्वल A, B, D, C के इक्वल आ जाएगा, और ये इसके इक्वल आ जाएंगे। वहां से आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करवा देंगे। ए बी और डी सी आप गौर से फाइंड आउट कीजिएगा। 4 माइनस एक्स होगा, क्योंकि बी बाद में है तो बाद वाले आते हैं पॉजिटिव और ये वाले नेगेटिव होते हैं। सी के पॉइंट्स क्या हैं, -2 प्लस 8 3 माइनस 0, इस तरह फिर एक्स और वाई आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख लें इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी है। चलें, ओ कह रहा है ओरिजिन है एंड ओ पी इज इक्वल टू ए बी। फाइंड द पॉइंट पी व्हेन ए बी आर। इसको थोड़ा सा लेंथी कर लें, नहीं तो आप कंफ्यूज ही होंगे। ये कह रहा है कि ओ ओरिजिन है तो ओ पी इज इक्वल टू ए बी के। अब ये एक रैंडमली वैसी पॉइंट मैंने एक उधर प्लॉट कर दिया, चाहे इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, कहीं भी इसको कर लें। तो ये नहीं आपने देख के कहना कि भाई ये बिल्कुल इस तरह का क्यों नहीं है, ये वेक्टर इस तरह का क्यों नहीं है। तो चाहे इस तरह का कर लें, आप ऐसे कर लें, चलें ए बी। तो इसलिए मैंने किया था। और वैसे भी जब इसकी एक रैंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट किया है, उसको किसी भी जगह पर इसको प्लॉट कर दें, कोई उसमें मसला नहीं है। ना भी करें तो कोई मसला नहीं है इसमें।
इस फिगर को अगर आप सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो इजीली OP इज इक्वल टू AB। O 0 है, P के XY आप रख लें और AB के उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, तो AB आप इसके, बल्कि ये फिगर जो है ना वो वो है, आप इसको निकाल ही दें अपने क्वेश्चन में से, कोई ज़रूरत नहीं है इस फिगर की, क्योंकि कंफ्यूज करेगी आपको ये ना फिगर। आप इसको क्वेश्चन से निकाल दें। चलें अब करें, सोचिए ना उसके बारे में। सिंपल है, OP है वो इसके इक्वल आ गया, AB इसके इक्वल आ गया, अब इनको इक्वल कर दें तो ये इसके इक्वल आ गया, बात खत्म, फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब use vector to show that ABCD is parallelogram when the points ABCD are respectively 0 0 A 0 B 0। फिर ये पैरेललोग्राम है और ABCD अच्छा पैरेललोग्राम के इक्वल शो करना है हमको, तो वो आपको पता है कि ये कब इक्वल होती हैं, जब OB विल बी इक्वल टू, अगर O से B जा रहे हैं तो D से फिर C जाएंगे, B से C जा रहे हैं तो O से D जाएंगे, वो आपस में इक्वल होंगे। A कहाँ से आ गया भाई, ABCD। अच्छा ये O पॉइंट AB है, ये पॉइंट AB है, तो ठीक है, AB फाइंड आउट किया, DC फाइंड आउट किया, AD फाइंड आउट किया, BC फाइंड आउट किया, ये क्योंकि इक्वल आ गए, आप यहाँ से फाइंड आउट कर लें कि जी AB, देखें AB और DC इक्वल है और AD और BC इक्वल है, यानी कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो बात खत्म हुई, ये इक्वल आ गए। क्वेश्चन 11 जो है, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए व्हेन पॉइंट्स ए बी सी डी आर 1 2 -2 5 4 11 रिस्पेक्टिवली, लेट ए बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, तो बी सी और डी इसके इक्वल है, तो ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, तो 1 माइनस एक्स आई, 2 माइनस वाई जे, 4 प्लस 2 आई प्लस 11.5 जे, इनको आपस में इक्वेट करें, x को x और y को y के साथ, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन 12 देख लें, फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशो। ये वही रेशो वाला जो पीछे अभी आपको करवाया था ना क्वेश्चन, ये फार्मूला इस्तेमाल करें और ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ें और ये फार्मूला इसका हमने प्रूफ भी हम देख कर आए हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसका इत्तलाक होना है, यानी कि उसको सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर यूज करना है उस फार्मूले को, तो इस फार्मूले को यूज करें। आपके पास P और Q ने दिया हुआ है कि नहीं, हाँ ये P और Q है, 4 और 3, P और Q 4 और 3, यहाँ पर पुट करें R की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ पर पुट करें 2 और 5 है और आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। तो ये भी बहुत आसान है, आपके सामने ये पोजीशन वेक्टर्स देख लें, ए बी सी जो हैं वो पॉइंट्स हैं और उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं ए, पॉइंट ए तक का, यानी कि ये असल में हो कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये पोजीशन वेक्टर्स हैं यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बाकी तो आप इजीली समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, यहाँ पे को है कहीं भी ओरिजिन है इसका, इसको थोड़ा छोटा करना तो कर लें, तो इसके फर्ज करें कि ये है, तो ये होगा जनाब जी
ये लें जी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। आ जाओ भाई, स्ट्रेट आ जाओ, नहीं तो हम इसी को पकड़ के कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये लें, ये पोजीशन वेक्टर है। इसको थोड़ा सा मैं साइड पे कर दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये लें, ये पोजीशन वेक्टर है। ये अब आपने नहीं बनानी, पेपर में यही बस बना दीजिएगा, और ये पी क्यू यहाँ से साबित करना है। अब पी क्यू आर मिड पॉइंट्स, पी क्यू जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, ये पोजीशन वेक्टर हैं ए बी सी, जबकि ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो भी होंगे, एक्स वाई जी, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने लगा। तो ओ पी किसके इक्वल, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक गया ओ पी, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो पोजीशन वेक्टर है ओ। अब देखें कि ओ कहाँ से आ गया जी, स्टार्टिंग पॉइंट से ओ एंड पी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये इक्वल आएगा ए प्लस सी। इसको इधर देख लेना आप, यहाँ से जाएगा यहाँ पर ओ पी, ओ पी किसके इक्वल है, ओ ए, जो कि ए के इक्वल है, प्लस ओ सी, जो कि किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। इन दोनों को ऐड करके हाफ कर दें, क्योंकि मिड पॉइंट उसने बताया हुआ है, ये हमें पता है कि इसी के इक्वल होगा। अगर आपने ट्राइंगल वाला वो एडिशन वाला लगाना है तो वो भी लगा के आप देख सकते हैं। ओ क्यू किसके इक्वल है, यहाँ से ओ से यहाँ पर क्यू तक जाएगा मामला, ये ऐसे जाएगा ना। चलें, ओ क्यू, ओ बी एंड ओ क्यू, ये इधर तक और इधर तक आएगा। ओ पी इज इक्वल टू ए प्लस सी ओवर टू, ओ क्यू इज इक्वल टू बी प्लस सी ओवर टू, बी प्लस सी ओवर टू, ये इसके इक्वल आएगा। यहाँ से आप इधर और इधर और इधर से आप लगा के देख सकते हैं, मिड पॉइंट वाली है। तो ए बी किसके इक्वल आएगा, ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए के। और ये अभी पीछे देखा था हमने, कौन सा था क्वेश्चन, मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जिसमें हमने एक प्रूफ भी किया था। ये रेशो फार्मूला जब प्रूव करवाया था तो वहाँ मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये ए बी को बी माइनस ए के इक्वल साबित करना है। फिर ये और एक ट्राइंगल बन रही है ना, उस ट्राइंगल में इनको ऐड कर रहे हैं, ये एक ट्राइंगल इधर से और इधर से और इधर से, इनकी डायरेक्शन ले लेना आप ए और बी की, ए से बी ये डायरेक्शन इधर को जा रही है, वो आप डायरेक्शन ले लेंगे। तो पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, बी प्लस सी ओवर टू माइनस ए प्लस सी ओवर टू, क्योंकि ओ पी क्यू विल बी इक्वल टू, ये बस आपने याद रखना है,
एक चीज़ आपने, अगर ये आपको समझ आ रही है ठीक है कि कैसे इधर से ये हो रहा है, नहीं तो बस एक बात आपने याद रखनी है कि ए बी इज इक्वल टू, वो बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ये इक्वल होते हैं आपस में। ये आपने अपने पल्ले बांध लेनी है बात बस, ये इस तरह। और ये सब के लिए ओ, अगर पी क्यू आ जाएगा तो यहाँ पी माइनस ए, यहाँ ओ पी माइनस ओ क्यू, ओ क्यू माइनस ओ पी आ जाएगा। तो पी क्यू देख लें, क्यू माइनस क्यू का पोजीशन वेक्टर और ए का, इसका पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट है इसका, वो यहाँ से हमें पता है। ये इधर पुट कर दें तो हाफ बी माइनस ए आ जाएगा, तो हाफ ए बी के इक्वल आ जाएगा। अब ये हाफ ए बी के इक्वल आ गया तो दोनों बातें साबित हो गई कि एक तो ये पैरेलल है और दूसरा वो उसकी हाफ द साइज है। अब वो ये कह रहा है ये साबित करें, फिर वही पोजीशन वेक्टर वाला हम तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता है हमें, हाफ हाफ होते हैं। तो क्यू के बी प्लस सी के हाफ होंगे, एस के ए प्लस डी के हाफ होंगे, आर के डी प्लस सी के हाफ होंगे, और पी के ए प्लस बी के हाफ होंगे। तो इनके पोजीशन वेक्टर जब आप लिखेंगे आगे चलें तो पी क्यू के ये आएंगे और पी एस के ये आएंगे। ठीक है ना, पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी, अभी इधर बताया आपको। इसी तरह इनके लिखें, इनको आपस में डिवाइड करें तो आप देखेंगे पी क्यू एस आर और पी एस क्यू आर की इक्वल है। तो ये पैरेललोग्राम साबित हो गई और ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उसमें थेरी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं, ये मैं तीन वाला पहले ही आपको ऊपर एक्सप्लेन कर आया हूँ। और ये देखें थ्री डिमेंशन में मैंने ड्रा कर दिया, आगे चल के देखते हैं। तो वो एक्सरसाइज भी इंतहाई आसान है। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।